मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग नस्ट इक्वेशन समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में रिलेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? अगर कोई गैल्वेनिक सेल लंबे समय तक काम करते रहेगा तो सेल में होने वाला जो रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगा, और इक्विलिब्रियम की अवस्था में जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, अर्थात प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है, जिसे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाने लगता है, जिसे हम K से इंडिकेट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशन है ना, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा हेडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो लिखिए, when a galvanic cell works for a long time, comma, the cell reaction attains equilibrium। मतलब सेल में जो होने वाला रिएक्शन है वो संतुलन को प्राप्त कर लेता है, अर्थात A इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का साइन हुआ, C इंटू सी प्लस डी इंटू डी। इक्विलिब्रियम के स्टेट में क्या होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का जो रेट हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को हम ये डबल एरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब दोनों ही हाफ सेल में होने वाले रिएक्शन संतुलन को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात इक्विलिब्रियम की अवस्था में जो पूरे गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ होता है वो जीरो हो जाता है। नंबर 1, द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल बिकम्स जीरो, दैट इज E सेल इक्वल टू 0.00 वोल्ट। ठीक है। नंबर टू, द रिएक्शन कोसेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज Q इक्वल टू K, है ना। Q को हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। Q क्या है आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, देखिए Q हमारा क्या है। जैसे हमारा ये रिएक्शन लिखा हुआ है तो Q बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनका जो पावर होगा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। A यहाँ B यहाँ C यहाँ D, जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर ये मेरा इक्वेशन, अगर ये रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं है तो इसे हम कहेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट। लेकिन अगर यह इक्वेशन मेरा, यह रिएक्शन अगर मेरा इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाएगा, इसी Q को क्या कहा जाता है? K कहा जाता है ना। जो हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट था उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से क्या याद रखना है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की अवस्था में जो गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ होगा वो जीरो होगा, और रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब हमारे पास एक फार्मूला है। नाउ वी हैव एक फार्मूला था हमारे पास, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एल लॉग बेस 10 क्यू। अगर हम इस इक्वेशन को, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम इक्विलिब्रियम के स्टेट में लिखना चाहें तो जहां Q है वहां हमें K रखना पड़ेगा, और E सेल के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एट इक्विलिब्रियम स्टेट कॉमा इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज यहाँ 0 हो जाएगा इसके स्थान पर,
ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ और लॉग बेस 10, यहाँ क्यू है वहाँ क्या लिखेंगे के, विच इम्प्लाई, इसको हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 2.303 आर टी डिवाइड बाय एन एफ है ना, लॉग बेस 10 के बराबर ई नॉट सेल। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी हम लोग इस रिलेशन को भी माइंड में रखेंगे हम लोग। और चलिए इसको हम इधर ले आते हैं, log 10 के को छोड़ देते हैं यहीं पर, तो log 10 के बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर एन एफ, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 2.303 आर टी इंटू ई नॉट सेल। तो देखिए इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल के ईएमएफ के बीच में रिलेशन निकल गया, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को 298 केल्विन मान लें तो 2.303 आर का वैल्यू रख करके फिर टी और एफ को मल्टीप्लाई करके 0.059 वोल्ट आता है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ लिखेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज एट 298 केल्विन, इक्वेशन 2 becomes log 10 के। देखिए ये यहाँ न्यूमरेटर में है, एफ डिनोमिनेटर में है, लेकिन यहाँ उल्टा है, ऊपर ये नीचे है। जब वैल्यू पुट करके हमको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा n डिवाइड बाय 0.059 वोल्ट नीचे लिखना है, ठीक है, और इनटू ई नॉट सेल। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों सेम है। क्या डिफरेंस है बच्चों? अगर टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका हम यूज करेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको सारा का सारा न्यूमेरिकल जितना भी है वो 25 डिग्री सेल्सियस में ही है। तो इस प्रकार से हम लोग के और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में रिलेशन हमारा निकल गया, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर देख लेते हैं क्या आपको बताया गया है कि व्हेन अ गैल्वेनिक सेल वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब एक गैल्वेनिक सेल लंबे समय तक काम करता है तो वह इक्विलिब्रियम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब वहाँ जो दोनों हाफ सेल में होने वाला रिएक्शन होता है उन दोनों का रेट सेम हो जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट क्या हो जाएगा, सेम। वैसे परिस्थिति में जो सेल का ईएमएफ होता है वो 0 हो जाएगा और रिएक्शन कांस्टेंट को हम के बोलते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने ई सेल के स्थान पर 0 और क्यू के स्थान पर के पुट कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये हमारा रिलेशन निकल गया और ये मेरा सेम रिएक्शन रिलेशन है लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब हम लोग गिब्स एनर्जी और सेल के ईएमएफ के बीच में रिलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशन जानने से पहले हम जानते हैं कि गिब्स एनर्जी किसे कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम which is utilized, इसका उपयोग होता है टू डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके पास टोटल एनर्जी है 100 जूल, टोटल एनर्जी इसका 100 जूल है, वो गिब्स एनर्जी नहीं कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि इस 100 जूल में से 60 जूल एनर्जी वर्क को करने के लिए अवेलेबल है, किसी काम को करने के लिए अवेलेबल है, तो इसे हम कहेंगे गिब्स एनर्जी, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि 60 जूल एनर्जी जो कि वर्क को करने के लिए अवेलेबल था, इसमें से 10 जूल खर्च हो चुका है वर्क करने में, तो अब इस सिस्टम के पास कितना एनर्जी बच गया, 50 जूल। तो अब इसे कहेंगे हम लोग गिब्स एनर्जी। तो दोनों में अंतर क्या है, इसको हम कहेंगे गिब्स एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट और इसे हम कहेंगे गिब्स एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में हमारे पास इतना एनर्जी था वर्क करने के लिए जिसमें से 10 जूल खर्च हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है, 50 जूल। तो बच्चों अगर हम लोगों को डेल्टा जी निकालना हो, चेंज इन गिब्स एनर्जी, तो ये होता है गिब्स एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। मतलब हमको फाइनल अवस्था में जो गिब्स एनर्जी है उसमें से माइनस कर देना है इनिशियल अवस्था की गिब्स एनर्जी को, क्योंकि गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है
कि चेंज को निकालने के लिए सिर्फ हमको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का वैल्यू चाहिए, वो इनिशियल से फाइनल पे कैसे कैसे पहुंचा उससे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अभी हमारा फाइनल स्टेट में कितना एनर्जी है 50 जूल और शुरुआत में कितना था 60 जूल, तो वो कितना गया 10 जूल। तो देखिए 10 जूल एनर्जी का यूटिलाइज हो चुका है वर्क को करने के लिए। तो देखिए डेल्टा जी का साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। तो कभी भी अगर सिस्टम के द्वारा काम होगा, मतलब कोई सिस्टम खुद ब खुद कोई कार्य कर रहा है ना, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, तो डेल्टा जी का साइन क्या आएगा नेगेटिव। मतलब आपको ये बात याद रखिएगा कि डेल्टा जी का साइन अगर नेगेटिव होगा तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर जीरो हो जाएगा तो उसे माना जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है। इट इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब जो गिव्स एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है। इसलिए अगर हम लोगों को निकालना हो चेंज इन गिव्स एनर्जी तो क्या हो जाएगा जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अनुसार टोटल वर्क डन बाय अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम के द्वारा जो टोटल कार्य किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, गिव्स एनर्जी में होने वाले चेंज के बराबर। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर गिव्स एनर्जी में कितना का चेंज हुआ 10 जूल का। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जूल हमारा वर्क हो चुका है। तो गिव्स एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा वही हमारा उस सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क के बराबर होगा। इसको अपन डब्ल्यू मैक्स बोलते हैं ना, सिस्टम के द्वारा जो टोटल वर्क किया जाता है उसको डब्ल्यू मैक्स बोलते हैं। वो किसके बराबर होगा, डेल्टा जी नेगेटिव के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया गिव्स एनर्जी के बारे में जानकारी। अभी हम लोगों को पढ़ना है कि गिव्स एनर्जी और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशन है, गिव्स एनर्जी और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशन है। तो लिखिए फॉर अ गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल के लिए डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी बराबर होता है टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, है ना। उस सेल के द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, गिव्स एनर्जी में होने वाले कमी के बराबर। अगर इसको सिंबल में लिखना चाहे तो इसको माइनस डेल्टा जी लिखेंगे। अब किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो बराबर होता है चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ सेल के, ठीक है। विच इम्प्लाई, ये फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर होता है चार्ज इनटू ईएमएफ ऑफ सेल। चार्ज यहाँ हम लेंगे एनएफ कैसा है समझाएंगे आपको, और ईएमएफ ऑफ सेल को हम लोग क्या लिखते हैं, ई सेल लिखते हैं, ई सेल। और माइनस को चलिए हम इधर कर देते हैं, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ इंटू ई सेल। देखिए फॉर्मूला निकल गया ये। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन, चलिए इक्वेशन इसको लोग 4 मान लेते हैं, 1 3 तक गया था तो इसको 4 मान लेते हैं हम लोग। हियर एन बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, और एफ बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी पता हम लोगों को, ये वैल्यू होता है 96500 कूलम पर मोल। मान लीजिए इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, मतलब वहां पर टोटल कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा 2 फैराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे 1 फैराडे बोलते हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फैराडे चार्ज होगा। अगर जो सेल में हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, मतलब वहां 3 फैराडे चार्ज का फ्लो हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेल में होने वाला रिएक्शन है उसमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, n मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व n मोल। तो 1 मोल पर होता है 1 फैराडे, तो n मोल पर कितना चार्ज होगा, n इंटू f फैराडे। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। और ईएमएफ ऑफ सेल को हम लोग ई सेल लिखते हैं, है ना। ई सेल बराबर यहाँ पर क्या है, ई सेल बराबर यहाँ पर है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये हमारा डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच में रिलेशन निकल गया। यहाँ से कुछ केस निकल के सामने आता है स्टूडेंट्स, वो केस क्या है देखिए। केस 1, इफ
इफ ई सेल बराबर पॉजिटिव, मतलब सेल का जो ईएमएफ है स्टूडेंट्स अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव, चूंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो देन डेल्टा जी बराबर क्या होगा माइनस एन एफ प्लस ई सेल है ना, प्लस ई सेल विच इम्प्लाई डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये हुआ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, कोशिश कीजिएगा कि ध्यान दिया प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। दूसरा हम बोल सकते हैं सेल रिएक्शन इज फिजिबल, सेल रिएक्शन इज फिजिबल। जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोसेस है वो खुद ब खुद होगा, या दूसरे शब्दों में कि सेल में होने वाला जो रिएक्शन है वो क्या होगा फिजिबल, मतलब वो पॉसिबल होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल इज वर्किंग स्पॉन्टेनियसली, क्या कह सकते हैं इसको, सेल इज वर्किंग स्पॉन्टेनियसली। क्या है, दो बातें याद रखिएगा, या किसी भी सेल का ईएमएफ अगर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब सेल में होने वाला रिएक्शन पॉसिबल है या सेल मेरा खुद ब खुद काम कर रहा है ना, या डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तब ये सारी बातें होंगी। लेकिन अगर केस 2 लेते हैं हम लोग, केस 2 इफ ई सेल बराबर नेगेटिव देन क्या हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ और यहाँ माइनस ई सेल विच इम्प्लाई डेल्टा जी बराबर, देखिए माइनस में पहले से माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव है ना, देख सकते हैं डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया सर इसका उल्टा हो जाएगा प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, सेल में जो होने वाला रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। या हम क्या कर सकते हैं सेल इज नॉट वर्किंग, सेल इज नॉट वर्किंग स्पॉन्टेनियसली। एक केस और निकल के सामने आता है केस 3 इफ ईएमएफ ऑफ सेल बराबर 0 देन डेल्टा जी बराबर होगा माइनस एन एफ और ब्रैकेट में 0, तो विच इम्प्लाई डेल्टा जी बराबर क्या है 0। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, या इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सेल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, मैंने सेल में होने वाला जो रिएक्शन है बच्चों वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर अ सेल वर्किंग स्पॉन्टेनियसली विच इज करेक्ट, तो डेल्टा जी पॉजिटिव लिखा हुआ रहेगा, डेल्टा जी नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा, डेल्टा जी 0 लिखा हुआ रहेगा, तो क्या टिक मारिएगा डेल्टा जी नेगेटिव। या आपको क्वेश्चन पूछेगा कि द रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने एक सेल में होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, किस कंडीशन में पॉसिबल है, तो ई सेल बराबर पॉजिटिव रहेगा वो आप टिक मारिएगा। एक सेल में होने वाला रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है पॉसिबल है किस कंडीशन में, तो ई सेल बराबर क्या पॉजिटिव टिक मारिएगा। जिस गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा उसमें होने वाला जो रिएक्शन है वो क्या होता है पॉसिबल, अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा आप लोगों को जो मॉडल सेट आया है उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, आपको बताया वो क्वेश्चन कौन सा था। तो हम लोगों का गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में रिलेशन निकल चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसी कंडीशन को, इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉर
स्टैंडर्ड कंडीशंस, इक्वेशन 4 can be written as तो डेल्टा जी माइनस एन एफ इंटू ई सेल है। अगर इसी इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड अवस्था में लिखना है बस यहाँ पर नोट लगा देना, यहाँ पे नोट लगा देना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है। इससे पीछे याद कीजिएगा एक हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है बच्चों, वो इक्वेशन है ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT NF log बेस 10K। क्या ये इक्वेशन आप लोगों को याद आया? पिछले वीडियो में जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और EMF के बीच में जब रिलेशन निकाल रहे थे उसमें ये इक्वेशन आया था। तो ये जो मेरा ई नॉट सेल बराबर ये जो हो रहा है इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, है ना। इसलिए डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस NF इंटू इसके स्थान पे इसको पुट करने जा रहे हैं 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग बेस 10K। यहाँ से ये और ये पूरा हमारा कट जाएगा तो ये सिंपल है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10K। ये एक और रिलेशन निकल गया हमारा यहाँ पर, है ना। यहाँ गिब्स एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये हमारा रिलेशन निकल गया। इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी रिलेशन थे वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग लास्ट इक्वेशन पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिए और गिब्स एनर्जी और EMF ऑफ सेल के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा हम लोग लास्ट हमारा टॉपिक है डैनियल सेल। तो अब तक क्लास में जितना भी जब भी हम लोग कॉपर हाफ सेल और जिंक हाफ सेल के जो एग्जांपल लेते थे वही हमारा डैनियल सेल है ना। इफ कॉपर हाफ सेल एंड जिंक हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल एंड जिंक हाफ सेल आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर वायर एंड सॉल्ट ब्रिज वी गेट डैनियल सेल, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल हम जानते हैं कॉपर हाफ सेल और जिंक हाफ सेल को जब हम मिलाते हैं तो जिंक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर हाफ सेल में क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि कॉपर हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है जो कि जिंक से ज़्यादा है। तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, तो हम लोग एनोड को लिखते हैं बाईं तरफ। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में, डबल वर्टिकल लाइन, और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के रूप में क्या होगा रेड्यूस होगा। तो डैनियल सेल का हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। डैनियल सेल में होने वाला रिएक्शन तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और कैथोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में डिपॉजिट होगा। अगर दोनों हाफ सेल को हम जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल आ जाएगा और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बच्चों जिंक S+ कॉपर 2+ एक्वस, यहाँ लिखेंगे हम लोग Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉल्वेंट। अगर हमको निकालना है डैनियल सेल का स्टैंडर्ड EMF निकालना है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ डैनियल सेल, तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला है स्टैंडर्ड EMF बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड हमारा यहाँ पर कौन है कॉपर हाफ सेल, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग E0 Cu2+ Cu माइनस E0 एनोड। तो एनोड में जिंक का ऑक्सीडेशन होता है Zn2+ में, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल, आपको बता भी चुके हैं कि इसको चेंज करके लिखना है। पहले लिखेंगे हम लोग Zn2+ Zn। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, आप दोनों का वैल्यू याद भी कर सकते हो, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो ऐड करेंगे हम लोग तो प्लस 1.10 वोल्ट आएगा, 6 4 10 7 3 9 1 10, है ना, 1.10 वोल्ट आता है।
जैसे ऑब्जेक्टिव भी आप लोग याद कर सकते हो कि डायनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होता है 1.10 वोल्ट। अभी हम लोग अगर डायनियल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहें, के का वैल्यू निकालना चाहें, तो log 10 के बराबर n डिवाइड बाय 0.0591 वोल्ट इंटू ई नॉट से हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं। n का वैल्यू कितना होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 मोल। यहाँ पर आ जाएगा विच इम्प्लाई log 10 के, यहाँ 2 लिखेंगे 0.059 वोल्ट इंटू ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 1.10 वोल्ट, विच इम्प्लाई log 10 के बराबर, इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आप लोगों को 37.225। अब अगर हमको के का वैल्यू निकालना है तो इसको हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एंटी लॉग 37.225। अब एंटी लॉग निकालने के लिए हम लोग कभी बाद में सीखेंगे। आप इसका एंटी लॉग निकालिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा 1.679 10 to the power 37। के का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार हम डायनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, डायनियल सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर डायनियल सेल का हम लोग गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं। डायनियल सेल का गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, उससे मेरा बनाना आसान हो जाएगा। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट ऑफ डायनियल सेल। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर डायनियल सेल, ठीक है। हमको डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा जी नॉट और माइनस NF इंटू ई नॉट से विच इम्प्लाई डेल्टा जी नॉट माइनस n का वैल्यू फिर मेरा कितना आ जाएगा 2, और एफ हम जानते हैं 96500 कूलम, ठीक है। और ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पर है लिखा हुआ 1.10 वोल्ट। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 2,12,300 जूल आएगा। चूंकि हम लोग जूल बराबर क्या होता है, कूलम वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इस प्रकार डेल्टा जी नॉट भी निकल गया। अगर किलो जूल भी चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं। और डेल्टा जी नॉट और माइनस 0.3 किलो जूल। तो इस प्रकार हम लोग सारे फार्मूला का आपको यूज बताएं, कैसे फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे कि नोमिनल पूछेगा तो आपको ई नॉट सेल का मान दिया हुआ रहेगा, आपको सेल दिया हुआ रहेगा। चूंकि सेल दिया हुआ रहेगा तभी तो हम एन का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको कंडीशन सब दिया हुआ रहेगा। तो हम डायनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी तीनों निकाल के दिखाया हम लोग को, ठीक है। बेसिकली आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से चैप्टर हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद।